जो है ना कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है ना, कंबस्टिबल होती है एंड टेस्टलेस होती है। सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टी है। दूसरा है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू नॉन पोलैरिटी। ठीक है, ये तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी है, सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरा है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट तुम्हारा नॉन पोलर के बाद क्या लिखा है? अच्छा, नेचर। नेचर। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है ना मेनली हम क्या देखते हैं, रिएक्शंस देखते हैं, किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं, किन के साथ वो रिएक्शंस करता है, किसके साथ फास्ट करता है, किसके साथ स्लो करता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है तो वो डिसाइड कैसे होती है कि मेरा H2 जो है जब हम उसको ब्रेक करते हैं ना H+H में, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट हैं कि मेरा H2 किस तरीके से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये करीब 2000 केल्विन पे क्या होता है, डिसोशिएट होता है, और इसका जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हम तोड़ रहे हैं, तो ये होता है 435.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है ना काफी सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, तो बेसिकली वो एक इलेक्ट्रॉन लूज भी करेगा तो भी वो स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो इसकी जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस कैसे होती है, बाई लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से H+ बन जाएगा, तो 1s1 से 1s0 बन जाएगा, बाई गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या होगा, ये H से H- बन जाएगा, तो ये 1s1 से 1s2 बन जाएगा। ठीक है, या फिर थर्ड टाइप हम बता सकते हैं बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड बना ले। ठीक है, इस तरीके से वो रिएक्शन करता है, तो हम अलग अलग टाइप की रिएक्शन देखते हैं इसकी। पहला जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शंस विद हेलोजेंस। अब हेलोजेंस इसमें कौन कौन से हम लोग देख, मतलब इसमें क्या क्या आता है, इसमें तुम्हारा F2 है, हेलोजेंस के साथ रिएक्शन, उसका रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू Cl2, और उसके बाद Br2, और उसके बाद I2। ये है मेरा रिएक्टिविटी ऑर्डर हेलोजेंस का। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है जल्दी से जल्दी चाहेगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन कैसे न कैसे करके ले ले, किसी के साथ बॉन्ड बना ले, और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनना जो है ना उसका स्टेबल भी है। देखो मैं रिएक्शन लिखता हूँ, चलो, ये तो मेरा जनरल रिएक्शन है, व्हेन H2 इज रिएक्शन विद X2, तो मेरा क्या बनेगा, 2HX बनेगा, तो मेरा H2+F2 पहला रिएक्शन है। तो ये क्या होता है, डार्क में होता है, डार्क में होने का मतलब है कि वहां पे कोई लाइट नहीं है, लाइट नहीं है मतलब टेम्परेचर नहीं है। बिना टेम्परेचर के भी रिएक्शन हो रहा है अपने आप। क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है इसलिए, वेरएस क्लोरीन में हमें, बिना टेम्परेचर मतलब डार्क का मतलब क्या है, डार्क का मतलब है कि तुम्हारा क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर तो डार्क नहीं बोल सकते इस तरीके से, मतलब वो जरूरी नहीं है क्लोज कंटेनर वाला पार्ट, बट
डार्क का मतलब है कि तुम्हारा लाइट का कोई सोर्स नहीं है, मतलब तुम्हें बाहर से कहीं एनर्जी मिल नहीं रही है, तुम्हारा रिएक्शन जो है ना वो अपने आप ही हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है। इन जनरल फ्लोरीनेशन जो है ना वो बहुत फास्ट होता है। फ्लोरीन जो है ना F2 फटाफट टूट के वो बॉन्ड बना लेता है दूसरे के साथ। तो ये जो इसे बोलते हैं फ्लोरीनेशन। तो इन जनरल फ्लोरीनेशन जो होता है वो काफी फास्ट होता है। ठीक है। तो जैसे Cl2 के साथ ये सनलाइट में होती है, मतलब हमें सनलाइट देना पड़ेगा तब जाके होगा। दूसरा हमारा Br2 के साथ जो है टेम्परेचर देना पड़ता है 673, विच इज वेरी हाई टेम्परेचर। आयोडीन के साथ जो है थोड़ी और मुश्किल होती है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये क्या है मेरा कैटलिस्ट। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, रिएक्शन विद हैलोजन। सर मतलब HF लाइट में भी बन जाएगा ना? हाँ, लाइट में तो और भी फास्ट बन जाएगा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है दूसरा पार्ट, रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन। सर वो कैटलिस्ट क्या लिखा हुआ है? प्लैटिनम, प्लैटिनम लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है ना, ये हमें पता है हाईली कंबशिबल गैस है डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। वी नो दैट इट्स वेरी हाईली कंबशिबल गैस। तो ये अ, आराम से इसमें रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है मेरी। कैसे, H2 प्लस O2 क्या बनाता है सबको पता है, हाफ H2O बनाता है ना। और बहुत ही, क्या नाम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है मेरे पास, फटाफट ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा, थर्ड है मेरा रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन। सभी को पता है हीबर्स प्रोसेस के बारे में। तो इसमें क्या होता है मेरा N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू 2NH3। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है मेरे पास। और यहाँ पे मेरा आयरन जो है ना वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। हेबर्स प्रोसेस का रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे मेरा डेल्टा एच होता है -92.6 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है तुम्हारा रिएक्शन विद मेटल। सिंपल है ये भी, मतलब ये पूरा पार्ट ही बहुत सिंपल है, इसमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। और सारी की सारी सिंपल, जितनी भी रिएक्शन है सबकी सब बहुत सिंपल है। तो इसमें क्या है ना, H2 गैस है, तो वो मेटल के साथ रिएक्ट करती है। तो मेरे पास क्या बनता है, मेटल हाइड्राइड बनता है। इसे क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्राइड बनता है। जैसे मेरा लिथियम प्लस H2 है, तो मेरे पास क्या बन गया, LiH, लिथियम हाइड्राइड बन गया। सोडियम प्लस H2 है, क्या बन गया, NaH बन गया, सोडियम हाइड्राइड बन गया। इस तरीके से मेरी रिएक्शन होती है। ये होता है रिएक्शन विद मेटल। और इसमें आयनिक स्क्रू। कंपाउंड है, देख, प्लस माइनस हाइड्राइड आयन बन रहा है एक तरीके से।
आयनिक कंपाउंड है क्योंकि मेटल के साथ बना रहा है। सर बोलो वो क्या बोल 2 रहे नहीं थे? आएगा 2 हाँ ठीक है, मतलब इसमें क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल आयन मेटल ऑक्साइड। सर आप क्या रोज कट रही है? सबके साथ ऐसा हो रहा है? यस सर यस सर। स्क्रीन भी यार ये फ्रीज। टाइम जो है ना, ये टाइम बहुत वैसा है यार, इस टाइम में नेटवर्क जाता ही है हमेशा। कोई नहीं, कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना फिर से, अभी तो खैर इजी पार्टी चल रहा है। तो मेटल आयंस के साथ जो है बेसिकली क्या है ना, तुम्हारा जो H2 है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करता है, दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कौन से मेटल को रिड्यूस करेगा? जो उससे रिएक्टिविटी सीरीज से नीचे हो। बेसिकली क्या है, जो नीचे हो उससे नहीं, वो बोला ना, जो रिएक्टिविटी सीरीज में इससे ऊपर है तभी H2 जो है उसका ऑक्सीडेशन हो पाएगा ना। नीचे वाले का ऑक्सीडेशन होता है, ऊपर वाले का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। तो वॉइस क्रैक हो रही। यार इस वॉइस का क्या करूं? मैं वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करता है, दूसरों को रिड्यूस करता है। क्लियर नहीं है। अभी भी नहीं आई क्या? सर समझ यार में नहीं आ रही है। क्रैक के आवाज समझ नो सर। ऐसा बीमारी होगा, कुछ होगा। नेटवर्क क्वालिटी दिखा रहा है यार, अब ये दूसरा वाईफाई चेंज करते हैं। आजकल ऑप्शंस तो बहुत हो गए बट किसी से कुछ होता नहीं है। तो अब ये चल सर कनेक्ट आपकी किया है। आवाज आ नहीं रही, आप क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा। अरे बाकी बताओ ना, कोई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? नहीं नहीं सर, आ रही बहुत है। कट के आ रही। सर अब आ गई बहुत सर। बहुत कट कट कर रही। आ रही है आवाज? सर अभी आ गई। क्रैक। ठीक, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट अगर क्रैक होती रहे तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो क्रैक आ आ गई गई अब। अभी हो रही है सर। तो स्क्रीन भी फ्रीज है शायद से। अरे तो लिखा ही नहीं कुछ तो की। चलो वाईफाई बंद करके देख लेते हैं। अब बताओ, हाँ सर अभी अब कैसे लग रहा है? आ यस रही ठीक है। है, सर, यस सर, अब आ गई है। ठीक है। ये अब आप कुछ मत बोलना है ना तो मेरे पास क्या बोल रहे हैं, मेटल आयन है ना, उनको रिड्यूस कर देता है। जैसे मेटल आयन है मेरे पास, तो ये मेटल में रिड्यूस कर दिया। देखो ये हाइड्रोजन से ऊपर लाई करती है मेटल, याद हो तो। पैलेडियम जो है हाइड्रोजन के ऊपर होती है, तो वो क्या करता है, ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है ना, ताकि खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। जैसे मान लो मेरा मेटल ऑक्साइड है, H2 गैस है, और मेरा कोई भी मेटल ऑक्साइड है, CO है लेट्स से, तो वो उसको कॉपर में कन्वर्ट कर दिया, खुद क्या बन गया, H2O बन गया। फिर हाँ आपने बोलो। फर्स्ट रिएक्शन में एलएचएस में पैलेडियम लिखा और आरएचएस में लेड लिखा। अच्छा ठीक है, H2 प्लस PbO, ये क्या बनाएगा, Pb प्लस H2।
तो वो क्या कर रहा है ना, उनके ऑक्साइड से उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। रेडॉक्स के बाद ही क्यों स्टार्ट करते हैं हम ये सब चैप्टर, ताकि तुम उसे रेडॉक्स से मैच वो कर पाओ, बेसिकली लिंक कर पाओ। तो तुम्हारे इनऑर्गेनिक में क्या है ना, ज्यादातर चीजें लर्न करने की है। तो लर्न भी अगर तुम जैसे कुछ रिएक्शंस में थोड़ा सा रेडॉक्स मिक्स करके थोड़ा कनेक्टिविटी बिठाओगे, तो हो सकता है तुम्हें जल्दी याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है 6th वाला पार्ट है रिएक्शन विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये डिटेल में पढ़ोगे तुम किसमें, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। अभी तो मैं सिंपल चीजें ही बता रहा हूँ। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि उसमें एक मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इथीन है, सर मेरे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड नहीं होगा? सॉरी, अनसैचुरेटेड। तो इथीन में मैंने क्या किया है, मैंने H2 गैस को ऐड किया है, बट एक कैटलिस्ट भी है मेरे पास, निकल। ठीक है, निकल भी हो सकता है या फिर पैलेडियम भी हो सकता है, प्लेटिनम भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन जो है ना, इसको चलो मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ब्लू वाले को, ये ऐड हो गया। ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन देता है। और यहाँ पे मेरा कैटलिस्ट है, ये मेरा क्या है, कैटलिस्ट है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नॉन एज, ये ऑर्गेनिक में पढ़ोगे इसके बारे में, दिस रिएक्शन इज नॉन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। है ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो ये हमारी होगी रिएक्शंस। सर 1 मिनट ऊपर करेंगे। डन। लंच। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यूजेस ऑफ डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन किस किस काम में आता है, तो हम एक छोटा सा फटाफट पढ़ लेते हैं इसको। अमोनिया बनाने के काम आता है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया बना के काम आता है, हमने ऊपर देखा भी था हीबर्स प्रोसेस में। दूसरा, टू कन्वर्ट ऑयल्स बेसिकली क्या करें, टू हाइड्रोजनेट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना हाइड्रोजनेशन, उसी का ये, टू हाइड्रोजनेट
पॉली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑयल्स, उनको हाइड्रोजन मतलब उनको सैचुरेट बनाता है बेसिकली। तो डाई हाइड्रोजन ऐड करने से पॉली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं, जैसे ऊपर किया हमने। यहाँ पे क्या है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये वाला क्या है, सैचुरेटेड है। तीसरा यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, तुम्हारे पास क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, ये कोबाल्ट कैटलिस्ट है, यहाँ पे मेरे पास बना है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये इसमें भी काम में आता है। नेक्स्ट हमारा है मेटलर्जिकल प्रोसेस। ये मेटलर्जी एक चैप्टर आता है 12th में, जिसके बारे में पढ़ोगे तुम, ये पूरा चैप्टर ही है। तो उसमें एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम आता है। मतलब बेसिकली ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के काम में आता है, हैवी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने का काम आता है। दूसरा है फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पजेस। ठीक है, तो एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च हुआ, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस हुआ, उनमें काम आता है बेसिकली। रॉकेट फ्यूल जो तुम्हारे स्पेस रिसर्च में काम आता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। तो रॉकेट फ्यूल में काम आता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा फ्यूल सेल में काम आता है, ये तुम पढ़ोगे उसमें, इसका पूरा प्रोसीजर पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फ्यूल सेल जो है इसमें क्या होता है, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पोल्यूशन नहीं होता। हाँ, पोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, ये कुछ यूजेस हैं, थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट हमारा आता है, अच्छा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्राइड्स। सर आपने लास्ट क्या लिखा था? एक मिनट बताता हूँ। डन। ठीक है, अब हम हाइड्राइड्स पढ़ते हैं। हाइड्राइड मतलब H माइनस बेसिकली। H माइनस तो चलो खैर वो काफी स्पेसिफिक हो गया, और भी टाइप के हाइड्राइड्स होते हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो तुम्हारे हाइड्राइड्स जो है ना, तुम्हारा बेसिकली हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स बोलते हैं। उनके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफर करती हैं, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, चलो मैं इसमें लिखवाता हूँ, डाई हाइड्रोजन
under certain reaction condition, or under certain reaction condition combines with almost all elements सबके साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन, पता है, बट किससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा? नोबल गैसेस से, एक्सेप्ट नोबल गैसेस से, बाकी सबसे रिएक्ट करेगा टू फॉर्म, उनके साथ क्या बनाएगा? बाइनरी कंपाउंड बनाएगा। बाइनरी मतलब दो एटम ही इन्वॉल्व है, बाइनरी कंपाउंड कॉल्ड हाइड्राइड्स। उनको क्या बोलते हैं हम? हाइड्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा है EHX, है ना, यहाँ पे E क्या है? एलिमेंट का सिंबल है, कोई भी एलिमेंट का सिंबल है EHX। तो फॉर एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास MgH2 है, CH2 है, NaH है, B2H6 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? हाइड्राइड्स। बोलो हाइड्राइड समझ में आया कि नहीं आया? यस। यस सर। नेक्स्ट, ये 3 टाइप का होता है ना? तो सर एक सेंस फॉर ऑल। ये क्या होता है? इट दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं हम इसको। तो पहला पार्ट है आयनिक और सेलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, ठीक है। पहले तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? ये बेसिकली S ब्लॉक वाले जो एलिमेंट है, मेरे मेटल्स हैं, उनके साथ क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। और वो बॉन्ड कैसा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि S ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ बना रहे हो तुम, तो क्या होगा? आयनिक बॉन्ड ही होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर्म नहीं लिखते हैं, फॉर्म कंपाउंड्स विद S ब्लॉक मेटल्स, उनके साथ बनाते हैं, ठीक है। तो S ब्लॉक के साथ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल है LiH है, BeH2 है, MgH2 है, ठीक है। तो हमारा क्या है? इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, जैसे ये है, इसकी बात करें तो इसमें क्या है ना, इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये क्या एक तरीके से यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। कहने का मतलब है इनके बॉन्ड जो है ना वो काफी स्ट्रांग होते हैं। MgH2 जो है ना, ये तुम्हारा क्या है? ये दोनों जो हाइड्राइड्स हैं वो क्या है? पॉलीमेरिक हैं। ये क्या है? पॉलीमेरिक इन नेचर, ठीक है। तो S ब्लॉक के साथ बनाते हैं। LiH तुम्हारा क्या है? आयनिक बॉन्ड है। BH2 MgH, और ज्यादातर जो है ना आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं, एक्सेप्ट BH2 और MgH2 जो होते हैं ना, वो पॉलीमेरिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। आयनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन नॉन वोलेटाइल। वे वोलेटाइल क्यों ही होंगे?
एंड कंडक्टिंग, कंडक्टिंग भी होता है। कंडक्टिंग इन एक्वस फॉर्म, इन एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म और मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट सबको पता होगा, ठीक है। तो तब ये क्या होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं। ऑब्वियसली आयंस में तो तभी टूटेगा जब या तो वो एक्वस फॉर्म में हो या मोल्टन स्टेट में हो, तभी वो आयंस में टूटेगा, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयर melts conduct electricity, their melts conduct electricity and on electrolysis, and on electrolysis it liberate H2 gas at anode. सर देयर मेल्ट्स कंडक्ट मतलब देयर मेल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मान लो तुम्हारा LiH है, इसके मेल्ट क्या होंगे, Li प्लस प्लस H माइनस, ये क्या है, मेल्ट। सो मतलब ओके आयंस। आयंस बेसिकली, हाँ, मेल्ट होने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट होंगे ना। तो H2 गैस एट एनोड पे जा रहा है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो वो क्या बता रहा है, एनोड पे हो रहा है, इसका मतलब विच कंफर्म्स, वो क्या बता रहा है, वो कंफर्म कर रहा है, विच कंफर्म्स एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑफ H माइनस आयन। H माइनस एग्जिस्टेंस बताता है। जैसे मान लो एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही होगी कि भाई तुम्हारे पास हाइड्राइड आयन है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और H2 गैस रिलीज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिए, लूज कर दिए। कैथोड पे क्या हो रहा होगा, जैसे मान लो हम लिथियम की बात करें तो लिथियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, लिथियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है इसी में, तुम्हारे जो सेलाइन हाइड्राइड्स हैं, मतलब आयनिक हाइड्राइड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वाटर के साथ बहुत ज्यादा वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट वॉयलेंटली विद वाटर। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि फटाफट मेरा हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो बेसिकली एक तो तुम्हारे उनके पास क्या है, आयनिक हाइड्राइड्स है और पानी में मिला रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है, प्रोड्यूसिंग H2 गैस। सलाइन हाइड्राइड्स क्या होते हैं? वही तुम्हारे आयनिक हाइड्राइड्स ऊपर लिखा तो था, आयनिक हुआ, सलाइन हुआ, ये स्पेलिंग ठीक है, तो सर इनका एक ही सलाइन बात। सर रिएक्ट के बाद क्या लिखा है? वॉयलेंटली, ये आयनिक हाइड्राइड्स का सलाइन नेचर होता है। हाँ हाँ, सलाइन नेचर होता है इनका। सर थोड़ा ये सा क्या, स्क्रॉल अप। हाँ करता हूँ, एक मिनट। वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, NaOH बनता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बना मेरा, और H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। हो गया सर। ठीक है।
तुम्हारा जो लिथियम हाइड्राइड होता है ना, उसका बहुत यूज आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो क्या होता है लिथियम हाइड्राइड, उसके बारे में देखते हैं। लिथियम हाइड्राइड इज यूज्ड in the synthesis of some useful hydrides because, तो क्या करता है ये यूजफुल हाइड्राइड में ऑर्गेनिक में काम आते हैं बेसिकली वो, क्योंकि इसका जो है वो बहुत रिएक्टिविटी कम रहता है, बिकॉज इट इज unreactive at moderate temperatures with O2 and Cl2। तो ये क्या करता है, ये अलग टाइप की रिएक्शन करता है। जैसे एल्यूमिनियम के सॉल्ट के साथ लिथियम हाइड्राइड रिएक्शन कर रहा है, तो मेरे पास बन रहा है LiAlH4। मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ ना, एक ही बैलेंस तो खुद भी कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ऑर्गेनिक में बहुत कॉमन है LiAlH4 का यूज। वैसे ही वो क्या करता है, वो बनाना वाले बॉन्ड वाले कंपाउंड, बोरोन हाइड्राइड, डाइबोरेन बोलते हैं इसको, तो इसके साथ ऐड करके यहाँ पे भी क्या बनाता है LiBH4। ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। LiLH4 तो है ना, ऑर्गेनिक में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वही है LiLH4, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी आता है। सर ये अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर विथ O2 एंड Cl2, वो वाला मतलब समझ नहीं आया। एक मिनट, हाँ क्या क्या बोले, यूजफुल हाइड्राइड्स बिकॉज इट इज अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर। मतलब लिथियम हाइड्राइड को मतलब स्पेसिफिकली मतलब ऐसा अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर, तो फिर वो उसका मतलब बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रांग रहता है बेसिकली। LiH का जो बॉन्ड है ना वो थोड़ा स्ट्रांग रहता है, तो उसके लिए जो है उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जैसे मान लो ये O2 है, Cl2 है, इनके एनवायरनमेंट में वो रिएक्ट नहीं कर पाता है मॉडरेट टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर होगा तो रिएक्ट कर जाएगा, बट मॉडरेट टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आयनिक हाइड्राइड। सर हाँ हाँ बोलो। सर सलाइन वाला पार्ट थोड़ा समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? सर सलाइन एग्जैक्टली था क्या वो नहीं पता चला सर, आयनिक सलाइन में। सलाइन तो मतलब पता है ना तुमको? देखो मैं बताता हूँ, जैसे तुम्हारा ये सलाइन कहाँ था। सलाइन का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ, सलाइन हम किसके लिए यूज करते हैं? सर सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए। और स्पेसिफिक कुछ? बाकी में से कोई बता दो, सलाइन किसके लिए काम यूज होता है? रिड्यूसिंग एजेंट्स बनाने के लिए। सलाइन का मतलब क्या होता है बेसिकली? सलाइन जो है वो किसके लिए यूज हुआ है? ओशन वाटर। ओशन वाटर, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें NaCl होता है।
ठीक है, सलाइन जो है ओशन के लिए होता है, ओशन में जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, NaCl का अमाउंट रहता है, तो NaCl जो है, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ये क्या होता है, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है इसमें। वैसे ही यहाँ पे जो है ये आयनिक हाइड्राइड्स में क्या होता है, जनरली आयनिक बॉन्ड टाइप रहता है, इसीलिए हमने उसको उसके साथ वो किया है, बेसिकली नाम जो है उस तरीके से लिख दिया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब स्ट्रक्चर सिमिलर होता है उनका, हाँ, मतलब ये बोल आयनिक सकते हैं बॉन्ड की वजह से। प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी सिमिलर होती है आयनिक बॉन्ड की वजह से। हाँ, आयनिक बॉन्ड की वजह से तो वो सर मेरा नाम। बाद में नीचे वो जो रिएक्टिव आपने लिखा ना, रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर। हाँ, तो वो तो पानी में रिएक्ट कर रहा है ना। सर सलाइन तो मतलब पानी में। सलाइन जो है इट इज नॉट, यहाँ पे सलाइन का जो एग्जैक्टली मतलब होता है वो यहाँ पे यूज नहीं किया है, इट्स अ मेटाफोरिकली जो है वो बोला है, मतलब मतलब स्यूडो तरीके से NaCl बोला है। टाइप के सॉल्ट्स, मतलब जो आयनिक बॉन्ड वाले सॉल्ट वैसा। आयनिक बॉन्ड वाले वैसे, बस उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, उसका लिटरली ओके मीनिंग सर। जो है ना उसके उसके ऊपर नहीं है, मेटाफोरिकली बोला है। तो ऐसे बोल सकते हैं ना सर कि NaH जो है उसमें सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए वायलेंटली रिएक्ट करता है। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, बट वो, हाँ वो तो स्पेसिफिक हो गया ना, सर मतलब बट वो तो बेसिकली। कंपाउंड है, तो उसका तो पूरा टोटल देखना पड़ेगा ना, क्योंकि एलिमेंट और कंपाउंड के प्रॉपर्टी से डिफर कर जाते हैं। समझा नहीं मैं तुम क्या बोल रहे हो। सर मतलब कि मतलब अगर एक एलिमेंट की अलग प्रॉपर्टी और मतलब और जब वो एलिमेंट कंपाउंड में बदलता है तो उसकी अलग ही प्रॉपर्टी हो जाती है ना, तो मतलब ऐसे थोड़ी ना बोल सकते कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाँ, मतलब। वी कैन नॉट बी स्पेसिफिक अबाउट इट, बट हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ये टूटेगा पानी में तो Na+ जो है OH- लेगा, H- लेगा, है ना, तो बेसिकली हमारे पास क्या बन रहा है, स्टेबल कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो रिएक्शन जो है ना वो थोड़ा सा फास्ट होगा बेसिकली कंपैरेटिवली। ओके सर। यस। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है, जो नेक्स्ट तुम्हारा क्लासिफिकेशन है, दैट इज कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। ठीक है, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे मॉलिक्यूलर टाइप होते हैं, जैसे पी ब्लॉक वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनमें, तो तो ये क्या बनाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ बनाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बनाते हैं, जैसे तुम्हारा CH4 है, NH3 है, H2O है, HF है ना, तो ये तुम्हारे क्या है, हाइड्राइड्स हैं पी ब्लॉक वाले। ठीक है, इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से। ठीक है, आगे इनको क्या है, इनको और क्लासिफाई कर दिया है, तो दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, दे आर further classified as according to, classified according to the relative number of electrons, according to the relative number of electrons and bonds in their Lewis structure.
ठीक है, उसके बेसिस पे इसको वो किया है, डिफरेंशिएट किया है, क्लासिफाई किया है, ये बोल सकते हो। पहला जिसमें है, इसमें जो पहला है ना, चलो उसको मैं लाइट ब्लू से ब्लू से बताता हूँ। मेरे पास है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पहला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नाम से क्या पता चल रहा है, हमने क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रहती है। सर वो आपने क्या लिखा है, बॉन्ड्स इन देयर? लुईस स्ट्रक्चर। ओके सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का क्या मतलब है कि लेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है उनका। तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ग्रुप 13 BF3 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल B2S6, ठीक है, B2S6 इन एग्जांपल। और भी तुम बोल सकते हो AlH3 है ना। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड की बात हो रही है, क्या क्या हाइपोवैलेंट कंपाउंड की बात हो रही है। बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में क्या है, मतलब एग्जैक्टली जितने हमें लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए जितने हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें क्या 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए बनाने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन टोटल होने चाहिए। तो हम उसे क्या लिखते हैं कि जिन कंपाउंड्स को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कन्वेंशनल लुईस स्ट्रक्चर के लिए उतना मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट में लिख देता हूँ, ऑक्टेट कंप्लीशन। तो ये है CH4 जैसे ग्रुप 14 हाइड्राइड्स। ठीक है, ग्रुप 14 हाइड्राइड्स जो होते हैं ना वो एग्जैक्ट नंबर होते हैं बेसिकली। फिर तुम्हारा होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन रिच, ये तो आना ही था, इलेक्ट्रॉन रिच। नाम से पता चल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या तो लोन पेयर होगा या फिर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच क्या है, या तो मेरे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर लोन पेयर होने चाहिए, और लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, जैसे तुम्हारा ग्रुप 15 to 17 हाइड्राइड्स जो है ना वो इसके अंदर आते हैं, जैसे तुम्हारा NH3 है, लोन पेयर आ गया, H2O है, लोन पेयर आ गया, हाइड्राइड ये भी आ गया। बोलो, सबके पास क्या लोन पेयर है, तो ये सब क्या इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है, ये तो हमारे कौन से हो गए, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज मेटेलिक
और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हाइड्रेट्स। हम इसे इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब समझाऊंगा अभी, ठीक है। इंटरस्टिशियल का मतलब समझते हैं, ठीक है। अभी क्या है, मैं पहले एक नॉर्मल मतलब समझा रहा हूँ, मेटाफोरिकली। मेरे पास जो है ना एक सेटअप है, बहुत बड़ा सेटअप है, जिसमें ये लगा हुआ है इस तरीके से। अब देखो, इसका मैं बता रहा हूँ। अब क्या है सर ये इसमें, क्या मतलब वो इंटरस्टिशियल का मतलब क्या, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेटाफोरिकली। मुझे एक बात बताओ कि ये जो मैंने बनाया है, जो भी स्ट्रक्चर टाइप का बनाया है, इसमें क्या तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या तुमने ऑब्जर्व किया? स्मॉल स्मॉल कुछ के बीच पार्टिकल्स में जैसे गैप कुछ नहीं है है और कुछ में कंटिन्यूशन गैप है। कुछ में गैप है, कुछ में नहीं है। ज्यादातर में गैप नहीं है, बहुत कम में क्या है, गैप है। देखो ये गैप, दिस इज अ गैप। इस गैप को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल पोजीशन। इंटरस्टिशियल की स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे, इंटरस्टिशियल पोजीशन होता तो वो वैकेंट प्लेस है सही। है। वैकेंट स्पेस बेसिकली, ये अपन क्या बोल सकते हैं, वैकेंट स्पेस बेसिकली। खैर, ये तो मैंने एक मतलब बता दिया। इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक वाले हाइड्राइड्स होते हैं, और इसमें डी एंड एफ ब्लॉक वाले मेटल जो है वो ज्यादा वो बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं लिखा रहा हूं, ये मेरा मेटेलिक हाइड्राइड। इसमें क्या होता है, जनरली डी एंड एफ ब्लॉक। देखो एस और पी तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब बचा क्या, डी एंड एफ ब्लॉक। एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्राइड्स, मेटेलिक हाइड्राइड, सॉरी, मेटेलिक हाइड्राइड्स, है ना। ये वाला जो पार्ट है तीनों हाइड्राइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डी एंड एफ ब्लॉक जो है वो 3 to 10 भरा हुआ है पूरा। 3 to 10 ग्रुप वाले जो होते हैं ना, उनमें ये क्या होता है, 3 to 10 वाला होता है। तो यहाँ पे मैं एक बार मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे एक्सेप्शन है इसमें। तो इसमें क्या है ना, ये इन ग्रुप 6 में क्या होता है, इन ग्रुप सिक्स में ओनली क्रोमियम जो है ना वो ही बनाता है। ओनली क्रोमियम फॉर्म्स हाइड्राइड, वो है CrH, ठीक है। मेटल्स ऑफ ग्रुप, ये मेटालिक हाइड्रेट बनाता है। हाँ मेटेलिक हाइड्राइड है ना, इसके जो हाइड्राइड बनेंगे वो मेटल हाइड्राइड ही बनेंगे। तो ग्रुप 6 में ओनली Cr ही बनाता है। 7 8 9 जो है ना, 7 8 9 जो है वो हाइड्राइड बनाता ही नहीं, डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। सर इसका रीजन क्या होगा? कोई ऐसा बहुत ज्यादा ऐसे स्पेसिफिक रीजन नहीं है, हम एक तरीके से फैक्चुअल बेसिस बोल के ही बता देते हैं। 7 8 9 जो है ना वो हाइड्राइड नहीं बनाता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हाइड्राइड गैप। इसको क्या बोलते हैं,
हाइड्राइड गैप बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड गैप बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, एंड हीट, दोनों ही ये कंडक्ट कर सकते हैं। ये मैं हीट को अच्छे से लिखता हूँ। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों ही करते हैं। जैसे तुम्हारा एग्जांपल ये, और देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बना रहा है। उसमें पढ़ा था हमने, किसमें? मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था हमने, याद हो तो। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं जो फ्रैक्शन वाले होते हैं ना, नॉन स्टोइकियोमेट्री वाले होते हैं। सर वो दूसरा कौन सा कंपाउंड है? ये तो याओबियम है, याओबियम। हाँ, ये इसके नीचे आता है, लैंथेनम के बाद ही आता है ये लायोबियम। नायोबियम के नीचे, नायोबियम वाले उसमें कॉलम में आता है। वेनेडियम, नायोबियम उस वाले सेक्शन में आता है। सर वो रेट चला कहते पॉइंट में कैसे आ गया? ये रेशियो में नहीं होता नॉन एक्चुअली। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं ना ये। क्या होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। याद है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड? सर बट ऐसा कैसे, मतलब नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाँ कंपाउंड्स तो बन सकते पॉसिबल हैं? कैसे हो रहा है? सर मतलब अगर हाइड्रोजन दो में दो 0.5। मॉलिक्यूल्स में एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 0.5 लिखेंगे ना ऐसा। चलो बताता हूँ कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनो है ना। तो मेरे पास ऐसा कंपाउंड है। मैं किस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ? मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ LaH3, क्योंकि लैंथेनम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो मतलब एक लैंथेनम में 3 हाइड्रोजन है। तो मैं लैंथेनम को इससे बता रहा हूँ, हाइड्रोजन को मैं इससे बता रहा हूँ, है ना? ये मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, ये लैंथेनम है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये लैंथेनम है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये लैंथेनम है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो मैंने क्या बनाया? देखो, मैं La4 है, हाइड्रोजन कितना है? 12 है, राइट। और जब हम इसका रेशियो मेंटेन करते हैं तो ये क्या होता है? LaH3 होता है। कूल। अब देखो, अब क्या हुआ? मैंने इसको थोड़ा हीट किया। थोड़ा हीट करने से क्या हुआ? मतलब थोड़ी सी कंडीशंस और भी हैं। मैं एक सिंपल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, हीट करने की बात कर रहा हूँ मैं। तब उससे फर्क क्या पड़ा? उससे फर्क ये पड़ा, देखो मेरे लैंथेनम जो है ना, वो तो आराम से मस्ती में अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उनको। बट जो हाइड्रोजन है ना, उनमें बहुत फर्क पड़ता है। अब देखो मेटल लैटिस होता है, ये मेटल लैटिस जैसे इस तरीके से बना हुआ है। लेट्स से मैंने एक बहुत कंप्लीटली इमेजिन तो नहीं करा सकता, बट मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। अभी क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, जो हाइड्रोजन छोटा छोटा, देखो साइज कितना छोटा सा है हाइड्रोजन का। तो वो क्या करता है, वो इंटर जो वेकेंट स्पेसेस होते हैं, जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं, वो वहां पे चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये हाइड्रोजन जो है मेरा, ये यहाँ था, इसके साथ था, ये यहाँ चला गया।
कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। सर लेकिन उधर अट्रैक्ट होने के लिए रीजन क्या है उधर तक अट्रैक्ट होने के लिए? ये मैंने एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं होता, बट हम टेम्परेचर हीट करते हैं ना, तो हाइड्रोजन जो है ना वो अपनी पोजीशन छोड़ के जहाँ पे खाली पोजीशन होती है वहां पे चला जाता है। चलो लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मतलब एक तरीके से अपन मेटल, मतलब जैसे मेटल है तो मेटल का लैटिस बना होगा, तो एक तरीके से थोड़ा लैटिस बनाने का ट्राई किया है, बट ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली। ठीक है, तो उससे क्या है ना, इसकी स्टोइक्योमेट्री पे फर्क पड़ता है। इसकी क्या होता है, स्टोइक्योमेट्री पे फर्क पड़ता है। तो जैसे मान लो अभी मैं बात करूं तो यहाँ पे Al4 है, H कितना हो गया, 10 हो गया। मैं इसको कैसे लिखूंगा, La H 2.5, वहां तो ऊपर 2.87 है। अब मैं मतलब एक वो बताया कि ये इससे इसमें कैसे कन्वर्ट हो। मतलब सर 100 LA पे 287 हाइड्रोजन होंगे। हाँ बस, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे फंडा होता है इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसका थ्योरी पार्ट भी लिखवा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सर अब पॉस्ट है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बीच में नेटवर्क चला गया था कुछ। सर हाँ हाँ बोलो। सर तो हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये कहीं ना कहीं पे मतलब अपना जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं कर पाए। बोल सकते हो, बोल सकते हो, उस तरीके से ही बोल सकते हो। तो यहाँ पे है ना द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मैंने वहां पे भी लिखवाया था, याद हो तो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन डज नॉट होल्ड, ये लगता ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा हाइड्राइड्स के बारे में हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट है वाटर।
नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? वाटर। काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हाइड्रोजन का। तो इसके बारे में हम थोड़े से फैक्ट्स, थोड़े से पॉइंट्स, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, ये सब देख लेते हैं वाटर के लिए। तो हमें पता है कि ऊपर करेंगे सर, ये अलग हेडिंग है। हाँ हाँ, वाटर अलग है। हाइड्राइड्स तो खत्म हो गया, 3 ही पार्ट होते हैं हाइड्राइड्स के। तो वाटर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में काफी मेजर पार्ट होता है। मेजर पार्ट जो है वो वाटर का ही बना होता है। ह्यूमन बॉडी में 65%, प्लांट्स में 95% वाटर रहता है। सबको पता है कि कितना क्रूशियल है। ठीक है, तो हम छोटे छोटे फॉर्मेट में लिख देते हैं। ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट होता है? ह्यूमन बॉडी में वाटर 65% और तुम्हारे प्लांट्स में 95% रहता है। ठीक है, ग्रेट सॉल्वेंट। कितना ज़्यादा काम आता है सॉल्वेंट में, हर जगह हम वाटर ही लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, सब लोगों को पता है इन सब के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? ये कलरलेस एंड टेस्टलेस है। वैसे तो ऑर्डरलेस भी है, कोई ऑर्डर होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है इसमें। वैसे तो ये लिक्विड स्टेट पे रहता है, रूम टेम्परेचर पे। लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, खैर सभी को पता है, 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है और 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। ठीक है, ये भी सभी को पता है। इसमें क्या होता है? एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका हाई फ्रीजिंग पॉइंट होता है। हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है। हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है। तुम्हारा क्या नाम है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन जो है ना, वो भी ज्यादा रहता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन जो है वो भी ज्यादा रहता है इसका, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर कंपाउंड्स लाइक H2S और H2SC। इसके ही जो हाइड्राइड्स हैं, इसी ब्लॉक के जो हाइड्राइड्स हैं, उनके बारे में। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं इसके लिए कि अल्कोहल्स इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनकी ज्यादा होती है। तो ये होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ पोलर मॉलिक्यूल के साथ ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। हमने देखा है भाई, अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होता ही है। एसीटोन जो तुम्हारे कीटोन्स वगैरह होते हैं, एसीटोन पता है ना सभी को, यस सर। यस सर। है ना? तो उनके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इवन कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक
alcohols and carbohydrate dissolved in वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट है, ऑल द पैरामीटर्स, जो भी हमने यहाँ पे बात की, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब की, ऑल द पैरामीटर्स ऑफ physical properties are all the parameters of physical properties of D2O is more than H2O। H2O से ज़्यादा होता है, D2O जो है हैवी वाटर की वजह से उसमें ज़्यादा रहता है बेसिकली। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? वैसे डाउट क्या ही है, कुछ इसमें है नहीं है सच। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो हमें पता है वाटर में क्या होता है, दो तो लोन पेयर होते हैं, दो बॉन्ड पेयर होते हैं। एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री। ठीक है, और ये बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 95.7 पिकोमीटर होती है। याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बता दिया इसी तरीके से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है एक बार देख लेते हैं वाटर में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वाटर में इस तरीके से। ठीक है, इसके बारे में हम वो क्या लिखते हैं, इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म आइस होता है। तो एट 1 atm ice crystallizes in the hexagonal form, but at lower temperature it condenses into cubic form। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये हेक्सागोनल फॉर्म में रहती है, बट हम और भी टेम्परेचर लो करते हैं तो ये क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरा है इसमें आइस का डेंसिटी वाटर से क्या होता है? कम होता है। यस। इसी की रीजन की वजह से आइस क्या होते हैं? आइस क्यूब फ्लोट्स ऑन वाटर। ये हमने इसमें पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है इन द विंटर सीजन ice formed on the surface of a lake provides thermal insulation which ensures the survival of the aquatic life। इसका क्या मतलब है कि विंटर सीजन में क्या होता है, लेक के ऊपर जो है वो आइस का पूरा वो सरफेस बन जाता है। तो वो क्या करता है, वो एक तरीके से थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। जो तुम्हें दिखा होगा कि जैसे लेक हुआ या फिर बहुत बड़ा पॉन्ड या रिवर टाइप का हुआ,
रिवर तो खैर नहीं, खैर लेक की मान के चलो। तो उनमें क्या होता है, नीचे जो है ना वो पेड़ पौधे रहते हैं ना एकदम नीचे। तो वो कैसे रहते हैं, मतलब उनको मतलब ठंड पड़ती है तो क्या होता है, ऊपर वाली जो लेयर है वहां पे आइस बन गई, तो अब वो थर्मल इंसुलेशन का काम करेगी वो एक तरीके से। अब बाहर से जो बेसिकली जो भी तुम्हारा हीट ट्रांसफर हो रहा है वो बंद हो जाएगा एक तरीके से। तो वो पेड़ पौधे जो है ना विंटर वाले सीजन में आराम से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसकी वजह से। उसका रीजन यहाँ से आता है। सर थर्मल के आगे क्या लिखा है? इंसुलेशन। ठीक है सर हाँ हाँ बोलो। से ये सब थियोरी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कितना वेटेज होता? इनऑर्गेनिक 30% आता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो 30% चीजें तुमको लर्न करनी है। खैर अभी हाइड्रोजन तो बहुत सिंपल है ना, हाइड्रोजन में तो कुछ भी नहीं है। अब ये सब चीजें तो इतनी मुश्किल है ही नहीं।